हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बायो ऑर्गेनिक का एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे बहुत शॉर्ट में, जो कि है कोएंजाइम केमिस्ट्री, या इसी को जो है को फैक्टर केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो एंजाइम हम सबको पता है, एंजाइम केमिस्ट्री हम एंजाइम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो हो रही रिएक्शंस हैं, या जनरली जो ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग थिंग्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है केमिकल रिएक्शन, उसको कैटेलाइज करते हैं, यानी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो नेचुरली अकरिंग कैटलिस्ट हम कह सकते हैं, उनको हम एंजाइम कहते हैं, जो कि केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बात एंजाइम की नहीं करनी है, यहाँ पे हमें बात को एंजाइम की करनी है। तो को एंजाइम जो है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एंजाइम का सपोर्टर होगा। ठीक है, यानी एंजाइम को सपोर्ट करेगा ये जो है। तो सपोर्ट कैसे करता है ये, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम है जो कि कोई एक्टिविटी रखता है या कोई रिएक्शन वो शो कराना चाहता है, लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसी होती है कि रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन के लिए है, ए प्लस बी गिव सी, लेकिन अभी जो है ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्टिव नहीं है का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होना चाहिए सबस्ट्रेट के, उसके जैसा नहीं है। तो ये जो है अभी एक्टिव नहीं हो पाएगा एंजाइम। तो इसको एक्टिव बनाने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमें एक सपोर्टर चाहिए होगा, और वही सपोर्टर हमारा क्या होता है, कोएंजाइम या फिर कोफैक्टर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कोएंजाइम क्या है या कोफैक्टर क्या है, मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इनेबल्स एन अदरवाइज इनएक्टिव एंजाइम। कि अगर ये कोफैक्टर नहीं होता तो ये एंजाइम अपने आप में काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस कोफैक्टर के एंजाइम के साथ ऐड हो जाने से अब पूरी रिएक्शन हो सकती है। तो ये लिखा है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इनेबल्स एन अदरवाइज इनएक्टिव एंजाइम टू कैटेलाइज अ रिएक्शन। तो इसे जो है हम कोएंजाइम या फिर कोफैक्टर दोनों तरीके से कह सकते हैं। जनरली हम बेसिक जो डेफिनेशन बताते हैं उसमें हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, कोफैक्टर आर इनऑर्गेनिक मेटल आयंस और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो दो टाइप के कोफैक्टर्स हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लासीफाई भी किया है। कोफैक्टर्स या तो मेटल आयंस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कोबाल्ट 2+ है, या फिर Fe2+ है। आपने पढ़ा होगा ना इनऑर्गेनिक में इनके बारे में कि कोबाल्ट 2+ जो कोबालामीन में या फिर अलग अलग जगह पाया जाता है। इसी तरीके से Fe2+ हीम प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है इसी तरीके से। तो ये सारे क्या है, कोफैक्टर्स का काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कोएंजाइम जो है, जनरली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम के साथ मिलकर और किसी रिएक्शन को कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, तो इन्हें हम कोएंजाइम कहते हैं। और कोएंजाइम जो है फिर दो तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है को सबस्ट्रेट और दूसरा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। को सबस्ट्रेट हम ऐसे कोएंजाइम को कहते हैं जो कि टेम्परेरी बाइंड करता है। ठीक है, टेम्परेरी बाइंडिंग विद एंजाइम। तो मतलब क्या होगा कि एंजाइम ने जब रिएक्शन करना था तो उस रिएक्शन से पहले ये कोएंजाइम आके इसके साथ जुड़ जाएगा, और जैसी रिएक्शन खत्म होगी ये कोएंजाइम इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेरी बाइंडिंग हुई थी तो इसे हम को सबस्ट्रेट कहते हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि परमानेंटली बाइंड हो जाता है। ठीक है, किससे बाइंड हो जाएगा, एंजाइम से। तो एंजाइम से परमानेंटली बाइंड हो जाएगा, और जब भी रिएक्शन आगे कैटेलाइज करानी होगी तो इजीली कैटेलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो कोएंजाइम्स हैं वो विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। विटामिन से डिराइव्ड से हमारा मतलब है कि जो कोएंजाइम के प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है, हम बात कर सकते हैं कि प्रिकर्सर्स हैं। प्रिकर्सर्स यानी हम रेट्रोसिंथेसिस में पढ़ा है कि जिससे हम बना सकते हैं कोएंजाइम को। तो जनरली क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। इसमें एक दो जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको इससे पहले बता दूं, जैसे कि ये है यहाँ पे एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आ सकते हैं पेपर में। एपो एंजाइम क्या होता है, ऐसा एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, यानी कोई एंजाइम था जो जिसमें कि कोफैक्टर नहीं लगा था, तो अभी वो एंजाइम क्या रहा होगा, इनएक्टिव रहा होगा। तो इनएक्टिव स्टेट में जब एंजाइम रहता है तो उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है एंजाइमेटिकली इनएक्टिव। ठीक है, जबकि होलो एंजाइम क्या है कि एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो गया है तो कॉम्प्लेक्स बन गया है, और ये जो है अब एक्टिव है, एंजाइमेटिकली ये एक्टिव है होलो एंजाइम। ठीक है, ये आपको बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है। फिर मैंने यहाँ पे आपको बात बताई कि जितने भी जो कोएंजाइम है वो विटामिन से मिलके बने हैं, यानी कोएंजाइम के प्रिकर्सर्स क्या है, विटामिन से। ठीक है, अब हम कुछ जो है बात करते हैं जैसे विटामिन के बारे में। ठीक है, क्योंकि बेसिक विटामिन से जैसे कोएंजाइम बनना है, यानी विटामिन में कोई मॉडिफिकेशन होगा, इसमें या कोई स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा या कुछ हट जाएगा, और तब जाके कोएंजाइम बनेगा। तो पहले विटामिन की बात करें तो दो टाइप के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल में जनरली हम बी और सी विटामिन को स्टडी करते हैं, और फैट सॉल्यूबल में ए डी ई के, इन चार विटामिन को हम ऐड स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर वाटर सॉल्यूबल हाइड्रोफिलिक होंगे, और जो फैट सॉल्यूबल है हाइड्रोफोबिक होंगे। अब ऑब्वियसली क्योंकि वाटर सॉल्यूबल है बी और सी विटामिन, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है यूरिन के साथ है, जो भी हम एक्सक्रीट करते हैं, जो भी सब वेस्ट मटेरियल उनके साथ ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें इनकी कंसिस्टेंट डेली नीड होगी।
हमें इनको डेली बेसिस पे लेना पड़ेगा, किसके, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसीलिए जो विटामिन बी और विटामिन सी आपको डेली बेसिस पे लेना पड़ता है हेल्दी रहने के लिए। जबकि जो विटामिन ए डी ई के हैं ये फैट सोल्यूबल है, यानी इनका अक्यूमुलेशन बॉडी में हो सकता है, यानी ये स्टोर हो सकते हैं बॉडी में, तो इसलिए इनकी डेली नीड नहीं है। ठीक है, फिर अब जो है कुछ विटामिन और कोएंजाइम्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं कि जिन विटामिन से कुछ पर्टिकुलर कोएंजाइम बनते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है थायमिन, जो विटामिन है इसे थायमिन पायरोफॉस्फेट नाम का कोएंजाइम बनता है। इसी तरीके इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर जो नायासिन विटामिन है जिसको हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, इसे NAD+ NADP+, फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है, फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म पूरी जो है, निकोटानामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये NAD की है और NADP की है, फॉस्फेट ग्रुप अगर इसके साथ लग जाता है, यानी इसकी क्या हो जाएगी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। फिर अगला है राइबोफ्लाविन, जो विटामिन B2 होता है, इससे जो बनने वाला कोएंजाइम है वो FAD और FMN होते हैं। FAD की फुल फॉर्म है फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे साथ में, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और FMN की है फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसमें एडेनिन नहीं आता, ये ध्यान रखना FMN में। फिर ये है पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड से जो हमारे पास कोएंजाइम बनता है वो कोएंजाइम ए है, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक दो और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि पायरोडॉक्सल है, B6 ये विटामिन होता है, और इसमें जो कोएंजाइम है वो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट होता है। ठीक है, यानी आप देख पा रहे हैं कि विटामिन पायरोडॉक्सल था, इसमें एक ग्रुप हमने ऐड किया फॉस्फेट, तब जाके हमारा कोएंजाइम बन गया। तो इसलिए हमने कहा था कि कोएंजाइम का प्रिकर्सर है विटामिन, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से कोबालामिन जो कि विटामिन B12 होता है, वो 5-डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामिन से बना है, मतलब ये हमारा कोएंजाइम बनता है इससे। फिर लिपोइक एसिड विटामिन है, जिससे लिपोएमाइड जो है कोएंजाइम बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये एपेंजाइम होलोएंजाइम मैंने बता दिया आपको। फिर इंपॉर्टेंट विटामिन या विटामिन बी के जो पार्ट्स हैं, जो अलग अलग विटामिन बी के हैं पार्ट्स, उनको हमें स्टडी करना है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, जो कि विटामिन B6 से मिलता है, और ये इसको हम पायरोडॉक्सल भी कह रहे थे ऊपर जो है। तो विटामिन B6 से, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना कि पायरोडॉक्सिल सल्फेट फॉस्फेट जो है विटामिन B6 से मिलेगा। और इसका जो यूज होगा, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से जो है होगा, ये पायरोडॉक्सिल और ये फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात करें तो आइसोमराइजेशन करने में, और इसका मेन जो फंक्शन होता है वो डी कार्बोक्सिलेशन में। अगर पेपर में आता है कि डी कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा हम यूज कर सकते हैं विटामिन, तो कौन सा होगा, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट होगा। ठीक है, रेसिमाइजेशन एमिनेशन रिएक्शन भी कराता है ये, चेन एलिमिनेशन रिएक्शन, एमिनो एसिड्स की रिएक्शन जो होती हैं। ठीक है, और ये जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होता है, ये ध्यान भी रखना है आपको कि जो इस तरह के पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट के 3 कोएंजाइम बनते हैं, और जो पायरोडॉक्सिन होता है, पायरोडॉक्सिन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे जो है। फिर इसके बाद दूसरा आता है थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ। पायरो का मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे होंगे इसे। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप ये है, एक फॉस्फेट ग्रुप ये है, ये हमारा पूरा थायमिन है। तो ये थायमिन नाम का जो विटामिन है, जिसे विटामिन B1 कहा जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि थायमिन पायरोफॉस्फेट थायमिन से निकलता है, जो कि विटामिन B1 है। ठीक है, और ये ज्यूट्रायन बना सकता है। ज्यूट्रायन कैसे बना सकता है, जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो है इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर सेपरेट हो जाते हैं तो उसे हम ज्यूट्रायन कहते हैं। और ये सारे विटामिन बी हैं, तो इसलिए ये वाटर सॉल्युबल होंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट थायमिन पायरोफॉस्फेट का एप्लीकेशन है वो है कोएंजाइम ए बनाने में। ठीक है, ये क्या करता है, कोएंजाइम ए बनाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है कि कोएंजाइम ए बनाने के लिए कौन सा विटामिन यूज किया जाता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट जो है। ठीक है, और मतलब ये प्रिकर्सर का काम कर सकता है, और ये साथ में एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर भी करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर कौन सा करता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। इसको आप नोट कर लेंगे कि एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है ये जो है। ठीक है, फिर साथ में डीकार्बोक्सिलेशन करता है ये। ठीक है, इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या ये डीकार्बोक्सिलेशन करता है। एक मैंने विटामिन का नाम नहीं लिखा है, जो कि होता है बायोटिन, उसे आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। बायोटिन क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन करता है। ठीक है, आप अलग से नोट कर लेंगे, बायोटिन कार्बोक्सिलेशन काम करने का काम करता है। फिर अगला है कोबालामिन। कोबालामिन हमारा विटामिन B12 से मिला होता है। इसमें 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, जिसमें हीम, जैसे हीम में होती थी ना 4 पायरोल रिंग्स, तो वैसे ही 4 पायरोल रिंग्स होती हैं इसमें जो कोबालामिन में। और जो इस 4 पायरोल रिंग से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है वो कोरिन होता है, इसमें कोरिन बेस होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कोरिन जो है। और इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, मेटल आयन, जो कि कैविटी में प्रेजेंट होगा बीच में, और 2+ आयन की फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये जो है एसिटाइल कोलिन बनाने के काम आता है। ठीक है, फिर इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया हो सकता है, एनीमिया जो कि RBC की कमी को कहते हैं।
तो बेसिकली कोबालामिन का काम क्या है, आरबीसी का डेवलपमेंट। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, ये 4 पायरोल रिंग जुड़े हुए होंगे, ये पूरा प्रोटीन होगा अलग से। और ये जो कोबाल्ट है ये जो है हमारा एक्टिव ग्रुप कहलाता है, एडेनिन के साथ CH2 ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास FMN और FAD। मैंने इनकी फुल फॉर्म बताई थी कि राइबोफ्लाविन से ये मिले होते हैं, जो कि विटामिन B2 है। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। FAD जो है ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकते हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। FAD जो है अगर होगा तो ये FADH2 लग जाएगा, ठीक है, यानी 2 H लग जाएंगे इसमें जब ये ऑक्सीडाइज मतलब ये खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। और अगर जो है FMN रिड्यूस हो रहा है तो उसके साथ 2 H लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारी रिएक्शन जो इसकी होती हैं वो फ्लाविन रिंग के कारण होती हैं, ठीक है। और इसमें जो रिड्यूस्ड वाला पार्ट है वो कम कलर्ड होता है, जबकि ऑक्सीडाइज्ड वाला ज़्यादा कलर्ड होता है। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अमीन टू इमाइन कन्वर्जन के इसका फंक्शन हो गया, और मिल्क से सबसे पहली बार ये हमें मिला था, ठीक है। और ये जो है एंटीबॉडीज़ बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं उनमें यूज़ होता है। फिर अगला है NAD+ और NADP+। तो NAD की फुल फॉर्म भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है बताई थी, और हमने कहा था निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने मतलब इसमें जो है डाइन्यूक्लियोटाइड आएगा केवल, इसमें डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फेट भी आएगा, ठीक है। अभी जो है ये निकोटिनिक एसिड यानी विटामिन B3 से ये जो है डिराइव्ड होते हैं, ये हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फंक्शन की बात करें तो NAD+ या NADP+ ये दोनों ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है। सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करेंगे यानी खुद इनका रिडक्शन होगा, रिडक्शन यानी इनके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, और रिड्यूस जब हो जाएंगे तो NADH बन जाएगा, या फिर इसके साथ जुड़ेगा तो NADPH बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, जनरली जो है रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करना होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे डिहाइड्रोजिनेज जो हमारे पास एंजाइम होता है इसके साथ हेल्प करते हैं ये जो है बेसिकली, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे जो है NAD+ बनेगा, ठीक है। NAD+ के साथ एंजाइम ज़्यादा इजीली बाइंड हो सकता है। और अगर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो NADH के साथ ज़्यादा, मतलब जो H वाला पार्ट है उसके साथ ज़्यादा बाइंड हो सकता है अगर रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है एंजाइम, और ऑक्सीडेशन में पास पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इनके ज़्यादा काम आती है, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कोएंजाइम है वो है कोएंजाइम A। आपको ये ध्यान रखना है, ये पेंटोथोनिक एसिड से बना होता है, ठीक है, जिसे हम विटामिन B5 कहते हैं, और सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस का सेंट्रल कंपाउंड है ये जनरली जो है। और पेंटाथोनिक एसिड के अलावा इसमें 2 और चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉस्फेट डेरिवेटिव ऑफ ADP का पार्ट, और एक बीटा मरकैप्टोइथाइलेमिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सल्फर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दो इथाइल मतलब इथाइल ग्रुप लगा हुआ और एक अमीन है, तो ये आपका क्या है, ये मरकैप्टो इथाइल अमीन वाला पार्ट है, ठीक है। मरकैप्टो इथाइल अमीन वाला पार्ट है ये जो है। और जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये आपको एसिड वाला पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH वाला पार्ट भी है, तो ये हमारा पेंटोथोनिक एसिड होता है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। ये हमारा मेन कंपोनेंट है कोएंजाइम A का। और जो ये पूरा है हमारा ये है ADP, ठीक है। आप देख सकते हैं डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट यहाँ पे एक फॉस्फेट यहाँ पे, 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, और नीचे राइबोज शुगर और उसके साथ जो बेस होगा वो सब कुछ जो है जुड़ा हुआ है। तो ये ADP प्लस पेंटोथोनिक एसिड प्लस मरकैप्टोथाइलेमिन, इन तीनों को मिला के हमारे पास कोएंजाइम A बनता है, ठीक है। और इसमें जो है रिएक्टिव थायोल है, ये वाला जो थायोल ग्रुप है जो किनारे पे है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और बेसिकली ये एसाइल ग्रुप के ट्रांसफर में काम आते हैं, ठीक है। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट हम इनटेक करते हैं उससे एनर्जी रिलीज करने के काम आते हैं। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के सिंथेसिस में काम आते हैं। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड के सिंथेसिस में काम आते हैं, और एस्टेरॉइड के सिंथेसिस में काम आते हैं। तो यानी हर जगह जितने भी हमारी बॉडी में यूज हो रहे हैं कोएंजाइम, उन सब में सबसे जो सेंट्रल है वो क्या है, कोएंजाइम में सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, ठीक है। एसाइल ग्रुप ट्रांसफर अगर आता है, एसाइल ग्रुप ट्रांसफर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसाइल ग्रुप ट्रांसफर यानी इस तरीके का जो ये पूरा ग्रुप है, अगर इसका ट्रांसफर कहीं पे हो रहा है तो इसका ट्रांसफर करने के लिए कोएंजाइम A हमारे पास जो है काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, जो कि सारे विटामिन से डेरिवेटिव हुए थे, विटामिन इनका प्रिकर्सर था। अलग अलग विटामिन के नाम देखे हमने, तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। थैंक यू।